नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग सब। आज मैं आप लोगों के लिए 250 प्रश्नों की एक सीरीज़ लेके आने आई हूँ जो स्काउट गाइड, रोवर, रेंजर सभी के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, राष्ट्रपति स्काउट गाइड रैली कब शुरू हुई। राष्ट्रपति स्काउट गाइड रैली 1961 में शुरू हुई। भारतीय स्काउट एंड गाइड के अध्यक्ष कौन है। तो भारतीय स्काउट एंड गाइड के अध्यक्ष हैं अनिल कुमार जैन। याद रखिएगा, आ सकता है प्रश्न। अनिल कुमार जैन जो है अध्यक्ष हैं। राष्ट्रपति पुरस्कार भी हमारा 1961 से चालू हुआ था। स्काउट गाइड रैली शुरू हुई 1961 से, और राष्ट्रपति अवार्ड कब से देना चालू हुए, वो भी 1961 से चालू हुए। और भारत स्काउट गाइड के अध्यक्ष कौन है, अनिल कुमार जैन हैं। राज्य वित्त समिति के सचिव कौन हैं होंगे, तो राज्य सचिव होंगे। अध्यक्ष अनिल कुमार जैन, और राज्य वित्त समिति के सचिव कौन होंगे, राज्य सचिव होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। राष्ट्रीय प्रशिक्षण समिति की बैठक कब आयोजित की जाती है। तो हर साल 15 अक्टूबर को जो है राष्ट्रीय प्रशिक्षण समिति की बैठक आयोजित की जाती है। याद रखिएगा तारीख 15 अक्टूबर को, हर साल 15 अक्टूबर को क्या होता है, राष्ट्रीय प्रशिक्षण समिति की बैठक आयोजित की जाती है। वापस सुन लीजिए, राष्ट्रीय प्रशिक्षण समिति की बैठक 15 अक्टूबर को आयोजित की जाती है हर साल। अगला प्रश्न, लकड़ी के बंडल को बांधने के लिए किस रस्सी का प्रयोग किया जाता है, टिम्बर हिच का। और कौन सी लेशिंग टिम्बर हिच से शुरू होती है, डायगोनल लेशिंग। ठीक है, जिसको विकर्ण लेशिंग भी बोल देते हैं, ये डायगोनल लेशिंग। ठीक है। कंपास में कितने बिंदु होते हैं। कंपास में कुल 16 बिंदु होते हैं, जिसमें से मुख्यतः 4 होंगे। कौन कौन सा, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। ये 4 बिंदु तो मुख्यतः होते हैं, और कुल पूछ ले तो 16 होते हैं। बेडन पावेल की मृत्यु कब हुई, 8 जनवरी 1941 को। और वर्ष 2022 में बेडन पावेल की किस पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी गई। अभी जो 22 फरवरी 2022 निकला है, वो कौन सी पुण्यतिथि थी, वो थी 81वीं पुण्यतिथि थी जो बेडन पावेल को दी गई थी। मार्फिंग का युद्ध कितने दिन के लिए तक चला। तो मार्फिंग का युद्ध जो है 217 दिन चला। भारत स्काउट एंड गाइड की स्थापना कब हुई थी, 7 नवंबर 1950 को। याद रखिएगा तारीख, 7 नवंबर 1950 को। फाउंडेशन डे भी बोल देते हैं, स्थापना दिवस बोल देते हैं। क्या हुआ था, भारत स्काउट गाइड की स्थापना हुई थी। कब हुई थी, 7 नवंबर 1950 को। पहला स्काउट मास्टर कैंप कब आयोजित किया गया था। पहला स्काउट मास्टर कैंप 1918 में। वापस सुनिए, पहला मास्टर स्काउट कैंप कब आयोजित हुआ। तो पहला स्काउट मास्टर कैंप 1918 में हुआ। ठीक है। स्क्वायर लेशिंग किस अड़चन से शुरू होती है। तो स्क्वायर लेशिंग लॉन्ग की हिचकी से शुरू होती है, या फिर अपन इसको क्लोव हिच बोल सकते हैं। स्क्वायर लेशिंग क्लोव हिच से शुरू होती है, डायगोनल लेशिंग टिम्बर हिच से शुरू होती है, अभी बताया हमने। तीसरा विश्व जम्बूरी कहाँ आयोजित किया गया था। तो तीसरा विश्व जम्बूरी इंग्लैंड में आयोजित किया गया था। ठीक है। पहली विश्व जम्बूरी कहाँ हुई थी, ओलंपिया में हुई थी, लंदन में। तीसरी विश्व जम्बूरी कहाँ हुई, इंग्लैंड में हुई। भारत में पहला गिलवेल वुड बेज कोर्स कहाँ आयोजित किया गया था। भारत में पहला गिलवेल वुड बेज कोर्स कहाँ आयोजित किया गया था, ये किया गया था कोलकाता में। याद हो गया नाम, पहला गिलवेल वुड बेज कोर्स। गिलवेल वुड बेज कोर्स कहाँ आयोजित हुआ था, कोलकाता में हुआ था। ठीक है। विश्व स्काउट ध्वज को कब स्वीकार किया गया था, ये तो अति महत्वपूर्ण प्रश्न। विश्व स्काउट ध्वज बेज को भी 1961 में। अब देखो 1961 में क्या क्या काम हो गए हमारे, देखिए ये यहीं आया है हमारा, मैं आपको बताती हूँ। देखो, राष्ट्रपति स्काउट गाइड की रैली भी 1961 में हुई। अभी देखा हमने, कब हुई, 1961 में। और हमारा जो ध्वज है, ध्वज कब स्वीकार किया गया, 1961 में। राष्ट्रपति पुरस्कार कब दिया गया, 1961 में। कंफ्यूज नहीं होना है, याद रखते चलना है। ठीक है। राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था। राष्ट्रगान पहली बार गाया गया था 27 दिसंबर 1911 को। कब गाया गया, 27 दिसंबर 1911 को। कंपास को कितने अंशों में बांटा गया है। तो कंपास को 360 डिग्री में बांटा गया है। ठीक है, अलग अलग होते हैं, और हर डिग्री जो है 22.5 डिग्री की होती है। 22.5 फिर 45, और उनमें 22.5 छोड़ते जाओ तो पूरा 360 डिग्री का कंपास बन जाता है हमारा।
पहला अंतर्राष्ट्रीय साहसिक कार्यक्रम कब आयोजित किया गया था? पहला अंतर्राष्ट्रीय साहसिक कार्यक्रम 1999 में आयोजित किया गया था। पहला अखिल भारतीय समुद्री स्काउट कोर्स कब आयोजित किया गया था? समुद्री स्काउट कोर्स कब हुआ? 1936 में। याद रखिएगा, समुद्री स्काउट कोर्स 1936 में, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय साहसिक कार्यक्रम कब हुआ? 1999। कंफ्यूज नहीं होना, अंतर्राष्ट्रीय साहसिक कार्यक्रम 1999 और अखिल भारतीय समुद्री स्काउट कोर्स 1936 में। आगे चलते हैं। सिस्टर स्काउट और गर्ल मैसेंजर सर्विस का विलय कब हुआ? पहले अलग अलग चलते थे, एक सिस्टर स्काउट्स चलती थी और एक गर्ल मैसेंजर सर्विस चलती थी। इन दोनों का विलय हुआ, ये दोनों मिल गई थी, फिर एक ही बन गया 1921 में। कब बनी? विलय हुआ 1921 में। रेलवे में पहली टुकड़ी का गठन कहाँ किया गया था? रेलवे में पहली टुकड़ी का गठन किया गया था NWR में। कहाँ किया गया था? NWR में, नॉर्थ वेस्ट रेलवे, नॉर्दर्न वेस्टर्न रेलवेज में, ठीक है। इस हाथ के इशारे का क्या अर्थ है? हाथ या झंडा सीधा दिखाना। अगर आप हाथ सीधा दिखा रहे हो या झंडा सीधा दिखा रहे हो, इसका मतलब होता है रुको। भारत में स्काउटिंग में मेधावी कार्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? अगर आपने कोई मेधावी कार्य किया है तो सर्वोच्च पुरस्कार जो है वो चांदी का हाथी दिया जाता है। मानचित्र में समोच्च रेखा का क्या रंग होता है? भूरा रंग होता है, कंटूर रेखा भी बोल देते हैं। गैरेट बियर में कितने तारे होते हैं? ग्रेट बियर में हमारे 7 तारे होते हैं, ठीक है। इनमें से कौन सा राज्य BSG के पूर्व क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? अभी ये क्वेश्चन आधा है। वोस्मो में कितने क्षेत्र हैं? वोस्मो में क्षेत्र हैं 6। मानचित्र में विशेषताओं को दिखाने के लिए किस रंग का उपयोग नहीं किया जाता है? तो मानचित्र में विशेषताओं को दिखाने के लिए बैंगनी रंग का प्रयोग नहीं किया जाता है, बाकी सभी रंग आएंगे। भारत में स्काउटिंग आंदोलन के विश्व संगठन का सदस्य कब बना? स्काउटिंग आंदोलन के विश्व संगठन का सदस्य 1938 में बना। अब आगे चलते हैं। स्काउट गाइड फ्लैग गीत की रचना किसने करी? तो स्काउट गाइड का जो फ्लैग गीत है, झंडा गीत है हमारा, भारत स्काउट गाइड झंडा ऊंचा सदा रहेगा, इसकी रचना करी थी दयाशंकर भट्ट ने। एसोसिएशन ध्वज का आकार कितनी बार पूछा गया सवाल है? एसोसिएशन ध्वज का आकार होता है 180 सेंटीमीटर से 120 सेंटीमीटर। याद रखिए, एसोसिएशन ध्वज का आकार 180 से 120 सेंटीमीटर। बोलिए मेरे साथ, बोलिए मन में, एसोसिएशन ध्वज का आकार क्या है? 180 सेंटीमीटर से 120 सेंटीमीटर। भारत के राष्ट्रगान की रचना किसने करी? तो भारत के राष्ट्रगान की रचना करी रविंद्रनाथ टैगोर ने। BSG प्रार्थना गीत गाने की अवधि क्या है? तो BSG प्रार्थना गीत गाने की अवधि है 90 सेकेंड। कितनी है? 90 सेकेंड। प्रार्थना तो पता ही हो कि आपको, दया कर दान भक्ति का, उसको कितने समय में गाते हैं? उसको 90 सेकेंड में गाते हैं। और राष्ट्रगान की रचना किसने करी? रविंद्रनाथ टैगोर में। जो हमारा राष्ट्रगान है जनगण मन, उसकी रचना करी रविंद्रनाथ टैगोर ने। जीवन बचाने के लिए किस घाट का प्रयोग किया जाता है? बोलाइन का। बोलाइन कह दो, ध्रुव घाट कह दो, जीवन रक्षक डोरी कह दो, ये सब एक ही नाम है, जीवन बचाने की घाट है। और घाटों का राजा भी बोलाइन को ही कहा जाता है। अगला सवाल है हमारा, परिषद में पेट्रोल का अध्यक्ष कौन होता है? पेट्रोल का अध्यक्ष होता है पेट्रोल लीडर। प्रवीणता बैच प्रमाणपत्रों पर कौन हस्ताक्षर करता है? तो DC हस्ताक्षर करेगा। स्काउटिंग फॉर बॉयज़ में कितने अध्याय हैं? स्काउटिंग फॉर बॉयज़ में कुल 9 अध्याय हैं और 26 कैंप फायर की जानकारी है। अगला सवाल, स्काउटिंग में प्रथम राष्ट्रीय आयुक्त कौन थे? तो प्रथम राष्ट्रीय आयुक्त थे श्री हृदयनाथ कुंजरू। प्रथम राष्ट्रीय आयुक्त मतलब कि फर्स्ट नेशनल चीफ कमिश्नर कौन थे? तो हमारे पहले राष्ट्रीय आयुक्त या नेशनल चीफ कमिश्नर जो थे वो थे हृदयनाथ कुंजरू। BSNG का मुख्य संरक्षक कौन है? तो भारत में BSG का मुख्य संरक्षक भारत के राष्ट्रपति होते हैं। वर्तमान में हमारे में हाल ही में बनी है द्रौपदी मुर्मू जी, तो वो हमारी संरक्षक हो गई अभी। राज्य पुरस्कार प्रशिक्षण शिविर में भाग लेने के लिए SG की न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? अगर आपको राज्य पुरस्कार शिविर में भाग लेना है तो आपकी न्यूनतम आयु क्या होगी? अगर आप स्काउट या गाइड हैं और अगर आपको राज्य पुरस्कार शिविर में भाग लेना है, आपकी न्यूनतम आयु 13 वर्ष होनी चाहिए।
प्रवीणता बैच का नाम बताइए जो विशेष है, क्योंकि ये राज्य के मुख्य आयुक्त द्वारा हस्ताक्षरित है। तो ये होता है विश्व वार्तालाप। ठीक है। चाइल्ड नर्स प्रवीणता बैच के क्रॉस चिन्ह का क्या रंग है? जो चाइल्ड नर्स प्रवीणता है उसका क्रॉस चिन्ह का रंग स्काउट गाइड के लिए हरा होगा और रोवर रेंजर्स के लिए लाल होता है। अगला है ग्रामीण कामगार प्रवीणता बैच में कितने लोगों को कुष्ठ रोग की जांच कराने में मदद की जानी चाहिए? अगर आप ग्रामीण कामगार प्रवीणता बैच ले रहे हैं तो कम से कम 50 लोगों को आप जो है इनकी कुष्ठ रोग की जांच कराने में मदद करेंगे। मृदा वार्तालाप प्रवीणता बैच में 10 पौधों को रोपण और देखभाल करने की गतिविधि को पूरा होने की अवधि क्या है? अगर आपने पौधारोपण लिया है तो आपको 30 दिन की अवधि पूरी करनी पड़ेगी। इसके लिए आपको 30 दिन कार्य करना रहेगा। एक ट्रेसल में कितने वर्गाकार दंड होते हैं? मतलब कि एक ट्रेसल में स्क्वायर लैशिंग कितनी लगती है? 8। डायगोनल लैशिंग लगती है 1। और डायगोनल लैशिंग शुरू होती है टिम्बर हिच से, स्क्वायर लैशिंग शुरू होती है क्लोव हिच से। तृतीय सोपान में कितने प्रवीणता बैच अर्जित करने? अगर आपने तृतीय सोपान किया है तो आपको 3 जो है प्रवीणता बैच यानी हमारे दक्षता बैच 3 आपको अर्जित करने रहेंगे। ओरियन नक्षत्र में कितने तारे होते हैं? अगर आप ओरियन नक्षत्र की बात करें तो ओरियन नक्षत्र में 14 तारे होते हैं। रैखिक पैमाने में कितने भाग होते हैं? तो रैखिक पैमाने में 2 भाग होते हैं। अनुमान में अनुमत अधिकतम त्रुटि क्या है? अगर आपने अनुमान विधि अपनाई है, जैसे छाया विधि हो गई, ये सब हमारी अनुमान विधि होती है, तो अनुमान विधि में अगर आप कोई गलती करते हैं तो 25% तक आपकी गलती को स्वीकार किया जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं। अगला सवाल, 2 ध्रुवों को 90 डिग्री पर एक दूसरे से जोड़ने के लिए किस लैशिंग का प्रयोग किया जाता है? अगर 90 डिग्री पे अगर आपको आपके 2 लाठों को या 2 ध्रुवों को जोड़ना है तो हम 90 डिग्री पर स्क्वायर लैशिंग का प्रयोग करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा 90 डिग्री पर एक दूसरे को जोड़ने के लिए स्क्वायर लैशिंग का प्रयोग करते हैं। कंपास में कितने तृतीयक बिंदु होते हैं? मतलब 3 अक्षर वाले बिंदु कितने होते हैं? 8। जैसे अपन देखते हैं नॉर्थ ईस्ट की अगर बात करें तो NE और फिर EEN ऐसे करके जो है कुल 8 हमारे 3 अक्षर वाले बिंदु होते हैं कंपास में। द्वितीय सोपान में सामुदायिक कार्य की अवधि कितनी होती है? तो द्वितीय सोपान में सामुदायिक कार्य की अवधि होती है 1 माह। अगर आपने कोई भी सामुदायिक कार्य किया है द्वितीय सोपान के अंदर किया है तो 1 माह की अवधि होगी आपकी, मतलब कम्युनिटी वर्क इंग्लिश में बोलेंगे। द्वितीय सोपान में कर रहे हो तो 1 माह की अवधि होगी। पट्टियों में किस गांठ का प्रयोग किया जाता है? पट्टियों के अंदर रिफ नॉट का प्रयोग किया जाता है, जिसे डॉक्टरी गांठ भी बोल देते हैं हम। बीपी के 6 एक्सरसाइज को कौन सी एक्सरसाइज के नाम से जाना जाता है? अच्छा, बीपी के जो 6 एक्सरसाइज बीपी ने बताई उसमें कौन एक्सरसाइज के नाम से किसे जाना जाता है? तो जो बीपी की चौथी एक्सरसाइज है उसे हम लोग कौन एक्सरसाइज के नाम से जानते हैं? राष्ट्रीय ध्वज का अनुपात क्या है? ये तो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। राष्ट्रीय ध्वज का अनुपात होता है 3:2, 3:2। बीपी का जन्म किस वर्ष हुआ था? बीपी का जन्म हुआ था 1857 में, 22 फरवरी 1857। ब्राउनस्वी द्वीप में पहला प्रायोगिक शिविर किस वर्ष में आयोजित किया गया था? तो ये 1907 में आयोजित किया गया था। 1907 में लगा था ये शिविर, लगा था आपका 29 जुलाई से 9 अगस्त 1907 में ब्राउनस्वी द्वीप पे आयोजित किया गया था। ठीक है। बेडेन पावेल की मृत्यु कब हुई थी? बेडेन पावेल की मृत्यु हुई थी 8 जनवरी 1941 को। सभी वर्गों में ब्रदरहुड बैच पर कौन सी गांठ दिखाई जाती है? जो आपका ब्रदरहुड बैच है, ब्रदरहुड बैच पर रिफ नॉट दिखाई जाती है। अगला सवाल, कॉन्ड्रेल में पेट्रोल के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो कॉन्ड्रेल में पेट्रोल के अध्यक्ष पेट्रोल लीडर होते हैं। पेट्रोल कॉर्नर क्या है? वह स्थान जहाँ गश्ती दल के सदस्य मिलते हैं, चर्चा करते हैं और गश्ती गतिविधियों को अंजाम देते हैं, उसी को पेट्रोल कॉर्नर बोलते हैं, जहाँ चर्चा की जाती है, आप अपनी गतिविधियाँ करते हो पेट्रोल के साथ मिलके। अगला सवाल, रस्सी के सिरे को टूटने से कैसे बचाया जा सकता है?
चाबुक मारने से आप रस्सी को टूटने से बचा सकते हैं। पट्टियों में किस गांठ का प्रयोग किया जाता है? पट्टियों में रीफ नॉट का प्रयोग किया जाता है। जीवन रक्षक के लिए किस गांठ का प्रयोग किया जाता है? जीवन रक्षक के लिए बोल लाइन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। पेट्रोलियम काउंसिल के अध्यक्ष कौन होते हैं? पेट्रोलियम काउंसिल के अध्यक्ष होते हैं गश्ती नेता, चिंतित या पेट्रोल लीडर। ठीक है। किसी कंपनी के सबसे छोटी इकाई का नेता कौन होता है? सबसे छोटी इकाई के नेता होते हैं पेट्रोल लीडर। दो फिसलन वाली रस्सियों को जोड़ने के लिए मछुआरा गार्ड का प्रयोग करते हैं, फिशरमैन नोट का प्रयोग करते हैं। फौज के नेता को बुलाने के लिए आप किस सीटी का सिग्नल प्रयोग करेंगे? अगर नेता को बुलाने हैं तो एक लंबी सीटी देंगे और 3 छोटी सीटियाँ देंगे। ठीक है। तो ये सिग्नल होता है आपको अगर नेता को बुलाना है, ट्रुप लीडर को बुलाना है, तो आप एक लंबी सीटी देंगे और 3 छोटी सीटी देंगे। कौन सा व्यायाम एकमात्र बीपी 6 व्यायाम है जो पैरों को अलग करके किया जाता है? बाकी सारे व्यायाम में पैर जुड़े होते हैं, लेकिन बीपी का 5वां व्यायाम ऐसा है जिसमें पैरों को अलग करके व्यायाम किया जाता है। प्राथमिक चिकित्सा में आधार, बिंदु, सिरे और भुजाएं सभी किसके भाग है? तो प्राथमिक चिकित्सा में आधार, बिंदु, सिरे, भुजाएं ये सब त्रिकोणीय पट्टी के भाग है। पट्टी 2 होती है, एक गोल होती है, एक त्रिकोण होती है। तो बिंदु, आधार, सिरे, भुजाएं ये सब त्रिकोण पट्टी के भाग हो गए। केवल कलाई को सहारा देने के लिए किस स्लिंग का उपयोग किया जाता है? कफ एंड कॉलर स्लिंग का। एड्स टू स्काउटिंग पुस्तक किसने लिखी? तो एड्स टू स्काउटिंग पुस्तक बेडन पावेल ने लिखी। स्काउट वर्दी में हमारा राष्ट्रीय पक्षी कहाँ देखा जाता है? कैप के बैज पर देखा जाता है, टोपी पर। 7 नवंबर BSNG के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है। क्यों? क्योंकि स्थापना दिवस है। मैंने आपको अभी बताया था कि भारतीय स्काउट गाइड की इसके अंदर स्थापना हुई थी। फाउंडेशन डे बोल देते हैं, 7 नवंबर बोल देते हैं। राष्ट्रगान की अवधि क्या है? 52 सेकेंड। भारत में मार्गदर्शक की शुरुआत कब हुई? तो भारत में मार्गदर्शक की शुरुआत 1911 में हुई। बीपी का एकमात्र 6 व्यायाम कौन सा है जो नंगे पैर किया जाना चाहिए? तो बीपी का व्यायाम नंबर 6 ही है जो नंगे पैर किया जाता है, और व्यायाम 5 को पैर खोल कर किया जाता है। कपड़े की चादर को रस्सी से बांधने के लिए किस गांठ का प्रयोग करेंगे? तो शीट बैंड नोट। 2 असमान रस्सियों को जोड़ने के लिए प्रयोग की जाती है शीट बैंड नोट। तो एक चादर का कपड़ा हो गया और एक रस्सी हो गई। अगर आपको चादर को रस्सी से बांधना है तो आप शीट बैंड नोट का प्रयोग करेंगे। अगला सवाल, गश्ती झंडे का आकार क्या है? तो गश्ती झंडे का आकार होता है 20 × 30 × 30। गश्ती मतलब आपका ट्रुप का जो झंडा होता है, ट्रुप के झंडे का आकार आपका हो गया 20 × 30 × 30। पेट्रोल झंडे का भी बोल सकते हो आप इसको। यहाँ पे रस्सी को बिना काटे उसे छोटा करने के लिए किस गांठ का उपयोग किया जाता है? बेड़शंख गांठ। इनके अलग अलग नाम और होते हैं, तो आप कंफ्यूज मत होना। यहाँ ये नाम दे रखा है, बुक में कुछ और पढ़ा है, तो एक गांठ के 2-3 नाम हो सकते हैं। अगला, 2 फिसलन वाली रस्सियों को जोड़ने के लिए मछुआरा गांठ का प्रयोग करते हैं, इंग्लिश में फिशरमैन नॉट बोलते हैं। एक कंपास में कितने कार्डिनल या प्राथमिक बिंदु है? मैंने आपको बताया था मुख्यतः 4 बिंदु होते हैं जिन्हें कार्डिनल बिंदु बोलते हैं। 4 होते हैं जिन्हें बोलते हैं नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। यदि आपकी अग्नि निर्माण की विधि में बाड़े के रूप में 3 मोटी लकड़ियां हैं तो उस विधि को अग्नि भवन क्या कहा जाता है? तो अग्नि भवन में उसे फाउंडेशन फायर कहते हैं। स्काउट कुल्हाड़ी का वजन 750 ग्राम है। ध्रुव तारा किस दिशा को दर्शाता है? उत्तर दिशा को दर्शाता है। आकलन की किस विधि में कठोर किनारों वाली टोपी का प्रयोग किया जाता है? तो आकलन की नेपोलियन मेथड के अंदर कठोर किनारों वाली टोपी का प्रयोग करेंगे। कठोर किनारों वाली टोपी का प्रयोग नेपोलियन मेथड में। वापस सुन लीजिए, अगर आपने आकलन किया, किसी का अनुमान लगा रहे हैं, तो आप नेपोलियन मेथड के अंदर कठोर किनारों वाली टोपी का प्रयोग करेंगे। किसमें? नेपोलियन विधि में कठोर किनारों वाली टोपी का प्रयोग किया जाता है। अगला दे रखा है, 16 अंक के कंपास में किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच का माप या कोण क्या होता है? जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था, अगर आप कंपास ले रहे हैं तो इसके अंदर हर बिंदु का अंदर जो आप 22.5 डिग्री प्लस करते जाइए, आपका कुल 360 डिग्री का कंपास बन जाएगा। तो 2 बिंदुओं के बीच का माप कितना हो गया? 22.5 डिग्री। आगे चलते हैं। उस एकमात्र कोड़े का नाम बताइए जो लकड़ी की अड़चन से शुरू होता है। तो
लकड़ी की अड़चन मतलब कि टिम्बर हिच से शुरू होता है, वो क्या होता है, वो होती है डायगोनल लेशिंग मतलब विकर्ण दंड। दो ध्रुवों के 90 डिग्री पर एक दूसरे से मिलाने के लिए हम स्क्वायर लेशिंग का प्रयोग करेंगे। तिपाई बनाने के लिए किस लेशिंग का प्रयोग किया जाता है? तिपाई बनाना है आपको, तिपाई बनाने के लिए आप फिगर ऑफ 8 लेशिंग का प्रयोग करेंगे। मतलब 3 लकड़ी के डंठल हैं, आपको 3 लाठियों को जोड़ना है। आप क्या करोगे? फिगर ऑफ 8 लेशिंग का प्रयोग किएंगे हम इसमें। द्वितीय सोपान के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए आपको प्रथम सोपान गाइड के रूप में काम करने के लिए न्यूनतम अवधि क्या है? अगर आपको प्रथम सोपान द्वितीय सोपान का अर्हता प्राप्त करना है तो प्रथम सोपान में आपको 6 वर्ष की अवधि 6 माह आपको काम करना पड़ेगा। न्यूनतम अवधि 6 माह है। सेंटीमीटर इंच विधि में किस विधि के पाद से कितनी इकाई ली जाती है? तो 9 फुट इकाई ली जाती है। द्वितीय सोपान में कितने किलोमीटर बढ़ोतरी करनी है? 10 किलोमीटर की बढ़ोतरी करते हैं हम लोग तृतीय सोपान में। भारी भार को खींचने के लिए हम लोग टिम्बर हिच का प्रयोग करते हैं, जिसे मैनहॉर्स नॉट भी बोल देते हैं। या तो मैनहॉर्स नॉट आ जाएगा या टिम्बर हिच, दोनों ही सही है आपकी। हाइट अपॉन लेंथ बराबर हाइट अपॉन लेंथ किस विधि से किसी वस्तु की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त सूत्र है? ये सूत्र जो है ये छाया विधि के लिए किया जाता है उपयोग में, जो ऊंचाई ज्ञात करने के लिए करते हैं। ऊंचाई ज्ञात करने के लिए छाया विधि का प्रयोग करते हैं। इसका सूत्र होता है हाइट अपॉन लेंथ। ठीक है, बराबर हाइट अपॉन लेंथ। कुष्ठ प्रवीणता बैच में कितने बिंदु कार्यक्रम का पालन करना है? 5 बिंदु कार्यक्रम का आप पालन करेंगे। स्काउट गाइड प्रॉमिस में कितने भाग होते हैं? जो हमारी प्रतिज्ञा होती है, प्रतिज्ञा के भाग कितने हैं? 3। शियर लेसिंग शुरू करने के लिए आप किस गांठ का उपयोग करते हैं? तो शियर लेसिंग अगर आपको शुरू करनी है तो आप लॉन्ग हिच का प्रयोग करेंगे। देखिए मैंने आपको अभी तक 3 बता दिए, ध्यान से सुनिएगा। एक अपन ने करा डायगोनल लेशिंग, डायगोनल लेशिंग शुरू होती है टिम्बर हिच से। दूसरा हमने पढ़ा ये स्क्वायर लेशिंग, स्क्वायर लेशिंग आपकी क्लोविज से शुरू होती है। तीसरा अब हम देख रहे हैं शियर लेशिंग। शियर लेशिंग जो है आपकी लॉन्ग हिच से शुरू होगी। ठीक है, याद रखिएगा, शियर लेशिंग लॉन्ग हिच। बोलिए मेरे साथ, शियर लेशिंग लॉन्ग हिच, शियर लेशिंग लॉन्ग हिच से शुरू होगी। अगला सवाल, बैडमिंटन जाल बांधने के लिए किस अड़चन का उपयोग करते हैं? अगर आपको बैडमिंटन की जाल बांधनी है तो अपन लॉन्ग हिच का ही प्रयोग करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। BSNG का राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? तो अपना राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र पचमढ़ी में स्थित है। BSG का मुख्य संरक्षक भारत के राष्ट्रपति होते हैं। जिला प्रशिक्षण आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो जिला प्रशिक्षण आयुक्त की नियुक्ति राज्य के प्रमुख आयुक्त करते हैं। कौन करते हैं? राज्य के जो मुख्य आयुक्त होते हैं वो जिला प्रशिक्षण आयुक्त की नियुक्ति करेंगे, जिला प्रशिक्षण आयुक्त की नियुक्ति करेंगे। तो जिला प्रशिक्षण आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राज्य के प्रमुख आयुक्त करते हैं। अगला सवाल है, जिला बैच समिति के सचिव कौन हैं? तो जिला बैच समिति के सचिव होते हैं DOC। कलकत्ता में पहली गर्ल गाइड कंपनी की स्थापना कब हुई थी? जो कलकत्ता में हमारी पहली गर्ल गाइड कंपनी शुरू हुई थी, पहली गर्ल गाइड कंपनी शुरू हुई थी 1913 में। कहाँ हुई थी? कलकत्ता में। ठीक है, याद रह जाएगा, पहली गर्ल गाइड कंपनी कहाँ शुरू हुई थी? कलकत्ता में। कब हुई थी? 1913 में। अगला सवाल, गर्ल गाइडिंग इन इंडिया पुस्तक कब प्रकाशित हुई? तो गर्ल गाइडिंग इन इंडिया पुस्तक जो है 1918 में प्रकाशित हुई थी। कब हुई थी? 1918 में। रेलवे में पहली टुकड़ी का गठन कहाँ किया गया था? NWR में किया गया था। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट रेलवेज में। रेलवे में पहली टुकड़ी का गठन कहाँ किया गया था? NWR मतलब कि नॉर्दर्न वेस्टर्न रेलवेज में किया गया था। द स्काउट हेराल्ड कब प्रकाशित हुआ? तो द स्काउट हेराल्ड 1913 में प्रकाशित हुआ। कब हुआ? 1933 में, माफ़ करिएगा 1933 में प्रकाशित हुआ। BP ने अपना 80वां जन्मदिन कहाँ मनाया? BP ने जो अपना 80वां जन्मदिन भारत में मनाया था। इम्पोर्टेंट हमारे लिए इसलिए क्योंकि भारत में मनाया था, तो याद रखिएगा BP ने अपना 80वां जन्मदिन भारत में मनाया था। आगे चलते हैं, पहली विलय समिति की बैठक कब और कहाँ हुई थी? तो पहली विलय समिति की बैठक 1948 नागपुर में हुई थी। अगला सवाल,
बीएसजी की कार्यकारी समिति की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी? तो बीएसजी की कार्यकारी समिति की पहली बैठक जो है 1953 में आयोजित की गई थी। एक बार पहले वाला सवाल वापस देख लीजिए। पहली विलय समिति की बैठक कहाँ हुई? नागपुर में हुई। बीएसजी की कार्यकारी समिति की पहली बैठक कब आयोजित हुई? 1953 में हुई। एनटीसी नेशनल ट्रेनिंग सेंटर पचमढ़ी में बीपी मेमोरियल भवन का उद्घाटन किसने किया? तो एनटीसी पचमढ़ी में बीपी मेमोरियल भवन का उद्घाटन लेडी बीपी ने किया। किसने किया? लेडी बीपी ने। प्रथम अखिल भारतीय गाइड संगोष्ठी कहाँ आयोजित की गई थी? तो प्रथम अखिल भारतीय गाइड संगोष्ठी पचमढ़ी में आयोजित की गई थी। पहला जोटा शिविर कहाँ आयोजित किया गया था? पहला जोटा शिविर जो है नई दिल्ली में किया गया था। जोटा जोटी आपने सुना होगा। जोटा की फुल फॉर्म होता है जम्बूरी इन द एयर और जम्बूरी ऑन द इंटरनेट। तो पहला जोटा शिविर दिल्ली में आयोजित किया गया था। लेडी बीपी वर्ल्ड चीफ गाइड कब बनी थी? तो ये बनी थी 1930 में। और बीपी कब मुख्य सचिव बने थे? बीपी जो बेडन पावेल थे वो 1920 में बने थे और लेडी बीपी 1930 में बनी थी। ग्रेट बियर में 7 तारे होते हैं। क्रिस्टल पैलेस लंदन की पहली स्काउट रैली कब आयोजित की गई थी? तो क्रिस्टल पैलेस लंदन की पहली स्काउट रैली 1909 में आयोजित की गई थी। कब की गई थी? 1909 में। क्या किया गया था? क्रिस्टल पैलेस लंदन की पहली स्काउट रैली आयोजित की गई थी। तीसरे विश्व जम्बूरी में कितने स्काउट्स ने भाग लिया था? तो जो हमारी तीसरी विश्व जम्बूरी हुई थी उसमें 50,000 स्काउट्स ने भाग लिया था। कितने थे? 50,000। बेडन पावेल पिक किस देश में स्थित है? तो बेडन पावेल पिक जो है नेपाल देश में स्थित है। अगला सवाल, राज्य संघ में कितने उपाध्यक्ष होते हैं? राज्य संघ में 12 उपाध्यक्ष होते हैं। कितने होते हैं? 12। बीएसजी के राष्ट्रीय आयुक्त पद का कब बदलकर मुख्य राष्ट्रीय आयुक्त कर दिया गया? जो बीएसजी का राष्ट्रीय आयुक्त पद था उसे कब बदलकर आपने मुख्य राष्ट्रीय आयुक्त कर दिया? 30 नवंबर 2014 को। ये अभी हाल ही में हुआ है, तो जो ध्यान रखिएगा थोड़ा। 30 नवंबर 2014 को इसका पद बदलकर मुख्य राष्ट्रीय आयुक्त कर दिया गया था। राष्ट्रीय नियम समिति के सचिव कौन हो? तो राष्ट्रीय नियम समिति के सचिव होते हैं निदेशक। कौन होते हैं? निदेशक। क्या होते हैं? राष्ट्रीय नियम समिति के सचिव कौन होते हैं? निदेशक। अगला सवाल है, भारत स्काउट एंड गाइड के 10वें अध्यक्ष कौन थे? तो भारत स्काउट एंड गाइड के 10वें अध्यक्ष थे रामेश्वर ठाकुर। कौन थे? रामेश्वर ठाकुर। अगला सवाल है, 22 फरवरी 2022 को कौन सा थिंकिंग डे मनाया जाता है? तो चिंतन दिवस जो है वो 22 फरवरी 2022 को 96वां चिंतन डे मनाया जा रहा है। कौन सा चिंतन डे मनाया गया था? अभी 96वां चिंतन डे मनाया गया था। कब? 22 फरवरी 2022 को। और बीपी का 81वां जन्मदिन था। ठीक है, 81वीं पुण्यतिथि थी, माफ़ करिएगा, बीपी की 81वीं पुण्यतिथि थी और 96वां चिंतन दिवस था। विश्व चिंतन दिवस का आयोजन कौन करता है? विश्व चिंतन दिवस जो है वेग्स आयोजित करता है। वेग्स की फुल फॉर्म है वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ गर्ल गाइड एंड गर्ल स्काउट। वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ गर्ल गाइड एंड गर्ल स्काउट इसकी फुल फॉर्म होती है। थिंकिंग डे का नाम बदलकर वर्ल्ड थिंकिंग डे कब रखा गया? पहले इसका नाम थिंकिंग डे था, फिर इसका नाम बदलकर वर्ल्ड थिंकिंग डे रख दिया था। कब रखा गया था? ये रखा गया था 1999 को। कब रखा था? 1999 में। वन महोत्सव से संबंधित कौन सा प्रवीणता बैच है? तो वन महोत्सव से संबंधित जो है आपका पारिस्थितिकी विज्ञान ही है। पारिस्थितिकी विज्ञान जो है मतलब आपका इकोलॉजिकल सिस्टम इंग्लिश में बोल देते हैं इसको, ये आपका वन महोत्सव से संबंधित है। अगला सवाल है, रोवर रेंजर है तो शावक क्या होंगे? बुलबुल। जैसे रोवर लड़कों को बोलते हैं, लड़कियों को रेंजर बोलते हैं, वैसे ही शावक हैं तो बुलबुल। अगला सवाल, अगला सवाल दे रखा है, जब डंडे एक दूसरे को पार कर रहे हों तो आप उन्हें समय के लिए किस चाबुक से मारेंगे? तो जब डंडे एक दूसरे को पार कर रहे हों तो हम विकर्ण दंड मतलब डायगोनल लेशिंग का प्रयोग करते हैं। ठीक है, मैंने आपको 3 लेशिंग बता दी। शेयर लेशिंग मतलब किससे चालू होती है? लॉन्ग हिच से चालू होती है। ठीक है, अब चालू करते हैं। आकलन की किस विधि में कठोर किनारों वाली टोपी का प्रयोग किया जाता है?
तो आकलन की कठोर किनारों वाली टोपी का प्रयोग करते हैं हम नेपोलियन विधि में। हमने अभी देखा था ये वाला सवाल, कठोर किनारों वाली टोपी का प्रयोग नेपोलियन विधि में करते हैं। 1908 के दशक में भारतीय लड़कों की पहली टुकड़ी किसके द्वारा आयोजित की गई थी, जिसे बाद में भंग कर दिया गया था? तो 1908 में, सवाल सीधा आएगा, 1908 में भारतीय लड़कों की पहली टुकड़ी किसके द्वारा आयोजित की गई थी, जिसको बाद में भंग कर दिया गया था? तो रेव एलेक्स वुड में। नाम याद रखिएगा, रेव एलेक्स वुड। क्या नाम है? रेव एलेक्स वुड, रेव एलेक्स वुड, रेव एलेक्स वुड। याद हो गया? क्या किया इन्होंने? 1908 में भारतीय लड़कों की एक टुकड़ी तैयार की थी, जिसे बाद में भंग कर दिया गया था। भारत में पहला स्काउट ट्रुप किस स्कूल में खोला गया था? तो भारत में पहला स्काउट ट्रुप जो था बिशप कॉटन स्कूल खोला गया था बेंगलोर में। भारत में पहला स्काउट ट्रुप स्कूल जो था, भारत में पहला स्काउट ट्रुप किस स्कूल में खोला गया? ये खोला गया था बिशप कॉटन स्कूल बेंगलोर। क्या नाम है? बिशप कॉटन स्कूल बेंगलोर। वापस बोलिए, बिशप कॉटन स्कूल बेंगलोर में। भारत में पहला स्काउट ट्रुप किसके द्वारा खोला गया था? तो भारत में पहला स्काउट ट्रुप जो है कैप्टन टी.एच. बेकर और मेजर पाकिम्बन द्वारा खोला गया था। नाम याद रह जाएगा, कैप्टन टी.एच. बेकर और मेजर पाकिम्बन द्वारा खोला गया था। कलकत्ता बॉयज़ स्काउट एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी? तो कलकत्ता बॉयज़ स्काउट एसोसिएशन की स्थापना 1910 में की गई थी। गर्ल गाइडिंग मैसेंजर सेवा कहाँ शुरू की गई थी? गर्ल गाइडिंग मैसेंजर सेवा जो है लालबाग मिशन गर्ल्स स्कूल लखनऊ में खोली गई थी। गर्ल गाइडिंग मैसेंजर सेवा, नाम याद रखिए, गर्ल गाइडिंग मैसेंजर सेवा। गर्ल गाइडिंग मैसेंजर सेवा कहाँ खोली गई थी? लखनऊ में। लखनऊ में कहाँ पे? लालबाग मिशन गर्ल्स स्कूल। लखनऊ में कहाँ पे? लालबाग मिशन गर्ल्स स्कूल। लालबाग मिशन गर्ल्स स्कूल लखनऊ में। अगला सवाल, द गर्ल्स मैसेंजर बुक कब और किसने लिखी? द गर्ल मैसेंजर बुक 1910 में डेविस ने लिखी थी। ठीक है, द गर्ल मैसेंजर बुक 1910 डेविस ने लिखी थी। बॉयज़ स्काउट एसोसिएशन के मुख्य आयुक्त की नियुक्ति कहाँ से हुई थी? बॉयज़ स्काउट एसोसिएशन के मुख्य आयुक्त की नियुक्ति कहाँ से हुई थी? तो बॉयज़ स्काउट एसोसिएशन के मुख्य आयुक्त की नियुक्ति ब्रिगेडियर जनरल F.G. बॉन्ड द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? ब्रिगेडियर जनरल F.G. बॉन्ड द्वारा आयुक्त नियुक्ति की गई थी। बॉयज़ स्काउट एसोसिएशन के सहायक मुख्य आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो मेजर P. वॉल्स। बॉयज़ स्काउट एसोसिएशन के महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? कैप्टन T.H. बेकर को। कलकत्ता में पहली गर्ल गाइड कंपनी की स्थापना कब हुई? 1913 में हुई, हमने अभी देखा। मध्य प्रांतों में स्काउट मास्टर प्रशिक्षण कब और किसने शुरू किया? विवियन बॉस 1913 में। बाल सेवा दल के संगठन की शुरुआत कब और कहाँ किसने की? 1913 शाहजहांपुर श्री राम वाजपेयी द्वारा किया। हमने देखा था बाल सेवा दल संगठन की शुरुआत, बाल सेवा दल के संगठन, जो बाल सेवा दल का संगठन चलता है उसकी शुरुआत किसने करी थी? श्री राम वाजपेयी ने करी। कब करी थी? 1913 में, जो कि शाहजहांपुर यूपी में की थी। बंगाली बॉयज़ स्काउट एसोसिएशन का गठन कब किया गया? 1914 में किया गया। मध्य प्रांत में बालक शिकारी आंदोलन कब और किसने शुरू किया? तो मध्य प्रांत में बालक शिकारी आंदोलन मिस्टर J.R. इसहॉक ने किया 1914 में। पारसी स्काउटिंग एसोसिएशन का आयोजन कब और कहाँ किया गया? 1914 बम्बई में किया गया। सिंध बॉयज़ स्काउट एसोसिएशन की स्थापना कब और किसने की? 1915 ए लैंगली ने की। पूना में भारतीय गाइड की पहली कंपनी कब खोली गई? पूना में भारतीय गाइड की पहली कंपनी 1916 में करी गई। कब खोली गई? 1916 में। कहाँ खोली गई? पुणे में। क्या गाइड कंपनी खोली गई? ठीक है, गाइड कंपनी पूछ ले, 1916 पूना में। ठीक है। इंडियन बॉयज़ स्काउट एसोसिएशन की स्थापना कब हुई और इसका संरक्षक कौन था? इंडियन बॉयज़ स्काउट एसोसिएशन की स्थापना 1916 में एनी बेसेंट इनकी संरक्षण थे। एनी बेसेंट ने जो है श्रीमद् भगवद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद भी किया था। याद रखिएगा, अच्छा सवाल है। साउथ इंडिया बॉयज़ स्काउट्स की स्थापना कब हुई? तो साउथ इंडिया बॉयज़ स्काउट्स की स्थापना 1916 में हुई। कलकत्ता के दक्षिणी भाग में पहली स्काउट टुकड़ी कब और किसने खोली? 1916 में एल.सी. मिंटन ने खोली थी। आगे चलते हैं हम लोग। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिलिंग में स्काउटिंग का मुद्दा कब और किसने उठाया? पंडित मदन मोहन मालवीय ने 1917 में। कलकत्ता बॉयज़ स्काउट एसोसिएशन का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो कलकत्ता बॉयज़ स्काउट एसोसिएशन का नाम बदलकर बंगाली बॉयज़ स्काउट लीग रखा गया। कलकत्ता बॉयज़ स्काउट एसोसिएशन का नाम कब बदला गया? 1918 में।
गर्ल गाइडिंग इन इंडिया पुस्तक कब प्रकाशित हुई? 1918 में। प्रथम स्काउट ट्रुप का प्रशिक्षण कहाँ प्रारंभ हुआ? इलाहाबाद में। प्रथम स्काउट ट्रुप का प्रशिक्षण कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में। सेवा समिति बॉयज स्काउट एसोसिएशन का गठन कब किया गया? 1918 में। कब किया गया था? 1918 में। अगला सवाल चलते हैं, बंगाल में भारतीय गाइड के लिए पहला आयुक्त किसे और कब नियुक्त किया गया? बंगाल में भारतीय गाइड के लिए पहला आयुक्त 1919 में ग्रीव्स में नियुक्त किया गया था। 1920 में भारतीय गाइड के आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया? 1920 में भारतीय गाइड के आयुक्त के रूप में लेडी अबलाबॉस को नियुक्त किया गया। साउथ इंडियन बॉयज़ एसोसिएशन और इंडियन बॉयज़ स्काउट एसोसिएशन का विलय कब हुआ? तो साउथ इंडियन बॉयज़ एसोसिएशन और इंडियन स्काउट एसोसिएशन का विलय 1920 में हुआ। सेवा समिति स्काउट पत्रिका कब प्रकाशित हुई? 1921 में हुई। सिस्टर स्काउट और गर्ल मैसेंजर सर्विस का विलय किसके साथ हुआ था? ऑल इंडिया गर्ल गाइड सर्विस के साथ इनका विलय हुआ था। किसके साथ हुआ? ऑल इंडिया गर्ल गाइड सर्विस। सिस्टर स्काउट और गर्ल मैसेंजर सर्विस का विलय कब हुआ? 1921 में। औद्योगिक स्काउटिंग कब और कहाँ शुरू हुई? 1921 नागपुर में हुई। मुख्य स्काउट के रूप में भारत में बीपी का पहला आगमन कब हुआ था? मुख्य स्काउट के रूप में बीपी 2 बार भारत आए थे, एक बार 1921 में आए, एक बार 1937 में आए थे। 1921 में अपनी यात्रा के दौरान बीपी ने कितने मुख्य सम्मेलनों को संबोधित किया? तो उन्होंने 6 मुख्य सम्मेलनों को संबोधित किया। 1921 में भारत यात्रा के दौरान बीपी ने कितने मुख्य रैलियों का निरीक्षण किया? 24 रैलियाँ। 24 तो रैलियाँ थी और 6 मुख्य सम्मेलन थे। 6 सम्मेलन को संबोधित किया और 24 रैलियों का निरीक्षण किया। 1921 में भारत यात्रा के दौरान बीपी ने कितने मुख्य व्याख्यान दिए? उन्होंने व्याख्यान दिए 20। क्या क्या काम किया? 6 तो उन्होंने सम्मेलन संबोधित किए, 24 रैलियाँ और 20 मुख्य व्याख्यान दिए। 1921 में बीपी ने अपनी भारत यात्रा के दौरान कितने प्रमुख सार्वजनिक भाषण दिए? तो उन्होंने 9 प्रमुख सार्वजनिक भाषण दिए। पहला वुडबेज कोर्स कहाँ आयोजित किया गया था? 1922 कलकत्ता में आयोजित किया गया था। अगला सवाल, 1923 में सेवा समिति स्काउट एसोसिएशन द्वारा कितने स्काउट मेलों का आयोजन किया गया था? तो 1923 में सेवा समिति के द्वारा 9 मेलों का आयोजन किया गया था। पहला अखिल भारतीय बालिका गाइड शिविर कब और कहाँ आयोजित किया गया था? 1923 गणेश खिंड पूना में आयोजित किया गया। बीपी की पुस्तक स्काउटिंग फॉर इंडियन बॉयज़ का कब प्रकाशित हुई थी? स्काउटिंग फॉर इंडियन बॉयज़ का प्रकाशन 1923 में हुआ था। स्काउटिंग फॉर इंडियन बॉयज़ द्वारा किसके द्वारा की गई थी? तो 1923 में बॉयज़ स्काउट एसोसिएशन लंदन द्वारा ये प्रकाशित की गई थी। प्रथम विश्व गाइड शिविर कब और कहाँ आयोजित किया गया? प्रथम विश्व गाइड शिविर जो है 1924 फॉकलीज में आयोजित किया गया। कहाँ किया गया? फॉकलीज में। भारतीय रेलवे में स्काउटिंग की शुरुआत कब हुई थी? भारतीय रेलवे में स्काउटिंग की शुरुआत 1926 में हुई थी। कब हुई? 1926 में। रेलवे में पहली टुकड़ी का गठन कहाँ किया गया था? ये हम 2-3 बार देख चुके हैं, उत्तर पश्चिम रेलवे NWR में। अखिल भारतीय स्काउट रैली कब और कहाँ आयोजित की गई? अखिल भारतीय स्काउट रैली मद्रास में। अखिल भारतीय स्काउट रैली जो है मद्रास के अंदर 1926 में। याद हो गया? अखिल भारतीय स्काउट रैली मद्रास में 1926 में कितने स्काउट्स थे? तो इसके अंदर कुल 4000 स्काउट्स थे। प्रथम अखिल भारतीय स्काउट सम्मेलन कब और कहाँ आयोजित किया गया? प्रथम अखिल भारतीय स्काउट सम्मेलन जो था 1927 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। कहाँ किया गया था? 1927 में दिल्ली में। बॉयज़ स्काउट एसोसिएशन का राष्ट्रीय मुख्यालय स्थापित करने का निर्णय कहाँ लिया गया? तो ये भी दिल्ली में। ऑल इंडिया गर्ल गाइड एसोसिएशन वैक्स का पूर्ण सदस्य कब बन गया? ऑल इंडिया गर्ल गाइड एसोसिएशन वैक्स का पूर्ण सदस्य 1929 में बना था। ठीक है। विश्व सम्मेलन में भारतीय गाइड आंदोलन का प्रतिनिधित्व करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? वो थी जूली सेन, 1932 में। द स्काउट हेराल्ड कब प्रकाशित हुआ था? द स्काउट हेराल्ड 1933 में प्रकाशित हुआ। द स्काउट हेराल्ड कहाँ प्रकाशित हुआ? मिज़ोरम में। मिज़ोरम में रोइंग कब शुरू किया गया था? तो ये 1933 में। किलवेल पार्क के प्रमुख कर्नल विल्सन भारत कब आए थे? ये 1933 में भारत आए थे। बिहार के भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में सेवा समिति और बॉय स्काउट एसोसिएशन के स्काउट्स ने अपनी सेवा कब प्रदान की? 1934 में। बॉय स्काउट एसोसिएशन का दूसरा अखिल भारतीय सम्मेलन कब और कहाँ आयोजित किया गया था? 1934 नई दिल्ली में किया गया था। इंडियन बॉय स्काउट एसोसिएशन के पहले भारतीय मुख्य आयुक्त के रूप में किसे नामित किया गया था?
तो नवाब मोहम्मद अहमद सईद खान को नामित किया गया था। पहला अखिल भारतीय समुद्री स्काउट कोर्स 1936 में कारवार में आयोजित किया गया था। इंडियन गाइड न्यूज़ शीट से बदलकर गर्ल गाइड पत्रिका का नाम क्या रखा गया था? तो भारतीय गाइड नाम रखा गया था। मुख्य स्काउट के रूप में बेडेन पावेल दूसरी बार भारत कब आए? 1937। मैंने बताया 2 बार आए थे, एक बार 1921 में आए थे, एक बार 1927 में आए थे। बीपी ने अपना 80वां जन्मदिन भारत में मनाया। बीपी ने भारत में अपनी अंतिम यात्रा कब करी? तो 1937 में ही आए थे वो। बॉयज़ स्काउट एसोसिएशन और सेवा समिति बॉयज़ स्काउट एसोसिएशन का पहला गोलमेज सम्मेलन कब और कहाँ आयोजित किया गया? पहला गोलमेज सम्मेलन जो था ये 1937 इलाहाबाद में हुआ था। हिंदुस्तान स्काउट एसोसिएशन के 1939 के स्काउट मेले में कितने स्काउट्स थे? 7000 स्काउट थे। पंडित द्वारा हिमालयन वुड बैच प्रशिक्षण शिविर का आयोजन कब और कितने दिनों का में किया गया था? श्रीराम वाजपेयी द्वारा। तो पंडित श्रीराम वाजपेयी द्वारा जो था हिमालयन वुड बैच प्रशिक्षण शिविर का आयोजन कब और कितने दिनों में किया गया? तो 1940 में 42 दिन के लिए किया गया था। भारत में पहली एयर स्काउटिंग कब शुरू हुई? 1941 में। भारत में पहला एयर स्काउटिंग शिविर कब और कहाँ आयोजित किया गया था? 1941 भारतीय वायुसेना मुख्यालय नई दिल्ली में। पहली विलय समिति की बैठक कब और कहाँ हुई थी? 1948 नागपुर में हुई थी। अगला सवाल, चलिए हमारा अगला सवाल है सर तेज बहादुर सप्रू का निधन कब हुआ था? तो सर तेज बहादुर सप्रू का निधन 1949 में हुआ था। विलय समिति की दूसरी बैठक कब और कहाँ हुई? तो विलय समिति की दूसरी बैठक 1959 में नई दिल्ली में हुई थी। कहाँ हुई थी? 1959 में नई दिल्ली में। गर्ल गाइड एसोसिएशन भारत स्काउट्स एंड गाइड्स के साथ विलय के लिए कब सहमत हुई? तो गर्ल गाइड एसोसिएशन भारत स्काउट एंड गाइड्स के साथ 1950 में सहमत हुई। विलय समिति की तीसरी बैठक कब आयोजित हुई? विलय समिति की तीसरी बैठक 1950 में हुई। अभी हमने देखा दूसरी बैठक कब हुई? 1959 में। तीसरी बैठक 1969 में होगी यहाँ पे, या 1960 होगी यहाँ पे। गर्ल गाइड एसोसिएशन का भारत स्काउट एंड गाइड में विलय कब किया गया? 1951 में। भारत स्काउट एंड गाइड की राष्ट्रीय परिषद की पहली नियमित बैठक कब आयोजित की गई? 1953 में। भारत स्काउट एंड गाइड की राष्ट्रीय परिषद की पहली नियमित बैठक कहाँ आयोजित की गई? नई दिल्ली में। बीएसजी की कार्यकारी समिति की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी? बीएसजी की कार्यकारी समिति की पहली बैठक जो है 1953 में आयोजित की गई थी। बीएसजी की कार्यकारी समिति की पहली बैठक नई दिल्ली में। उत्तर रेलवे स्काउट एंड गाइड राज्य संघ के रूप में कब मान्यता दी गई? उत्तर रेलवे स्काउट एंड गाइड को राज्य संघ के रूप में मान्यता 1953 में दी गई। वर्ल्ड ब्यूरो ऑफ गर्ल गाइड के निदेशक डेमलेस्ली वॉटली भारत कब आए थे? ये आए थे 1953 में। स्वतंत्र भारत का प्रथम अखिल भारतीय जम्बूरी कब और कहाँ आयोजित किया गया था? तो स्वतंत्र भारत का अखिल भारतीय जम्बूरी जो है 1953 में हैदराबाद में आयोजित किया गया था। हॉलैंड 1954 में आयोजित 15वें विश्व गाइड सम्मेलन में भारत की ओर से किसने भाग लिया? तो भारत की ओर से लक्ष्मी मजूमदार ने भाग लिया। और लक्ष्मी मजूमदार के नाम में ही जो हमारा दिल्ली में हेडक्वार्टर है वो हेडक्वार्टर का नाम लक्ष्मी मजूमदार के नाम पर ही पड़ा है। भारत स्काउट एंड गाइड का आधिकारिक पत्रिका कब प्रकाशित हुई थी? 1955 में। भारत स्काउट एंड गाइड की आधिकारिक पत्रिका का क्या नाम था? जर्नल ऑफ भारत स्काउट्स एंड गाइड्स। क्या नाम था? जर्नल ऑफ भारत एंड स्काउट्स गाइड। दक्षिण मध्य रेलवे में स्काउटिंग का जोनल मुख्यालय कब स्थापित किया गया था? ये स्थापित किया गया था 1955 में। बीपी भवन की आधारशिला कब और किसने रखी? बीपी भवन की आधारशिला 1956 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने रखी। कब रखी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1956 में। द्वितीय राष्ट्रीय जम्बूरी कहाँ हुई थी? राष्ट्रीय जम्बूरी हमारी 1956 जयपुर में आयोजित हुई थी। द्वितीय राष्ट्रीय जम्बूरी हमारी हुई थी 1956 जयपुर में। बीएसजी की कार्यकारी समिति ने और अभी 18वीं जो जम्बूरी होने वाली है 4 जनवरी से 14 जनवरी तक पाली राजस्थान में होने वाली है। ठीक है, 17वीं जम्बूरी कहाँ हुई थी? वो हुई थी हमारी कर्नाटक में। चलिए अगला सवाल, बीएसजी की कार्यकारी समिति ने रेलवे के क्षेत्रीय मुख्यालय संघों को राज्यों के रूप में कब मान्यता दी थी? ये दी थी 1957 को।
भारतीय स्काउट एंड गाइड के राष्ट्रीय मुख्यालय की नींव कब और किसने रखी? तो भारत राष्ट्रीय स्काउट एंड गाइड के राष्ट्रीय मुख्यालय की नींव 1960 में डॉक्टर एस राधाकृष्णन द्वारा रखी गई थी। प्रथम स्काउट गाइड अध्यक्ष की रैली कब आयोजित की गई थी? ये की गई थी 1961 में। एनटीसी मतलब नेशनल ट्रेनिंग सेंटर पचमढ़ी बीपी मेमोरियल भवन का उद्घाटन हमने देख लिया, लेडी बीपी ने रखा था। प्रथम अखिल भारतीय गाइड संगोष्ठी कब आयोजित की गई थी? तो प्रथम अखिल भारतीय गाइड संगोष्ठी 1962 में की गई थी। प्रथम अखिल भारतीय गाइड संगोष्ठी कहाँ आयोजित की गई थी? ये पचमढ़ी में आयोजित की गई थी। प्रथम अखिल भारतीय स्काउट एंड गाइड संगोष्ठी कब और कहाँ की गई? तो 1970 एनटीसी पचमढ़ी में। अगला सवाल, पहला अखिल भारतीय वयस्क नेता प्रशिक्षक पाठ्यक्रम कब आयोजित किया गया था? यह आयोजित किया गया था 1970 में। पहला रोवर और रेंजर लीडर सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? पहला रोवर एंड रेंजर लीडर सम्मेलन 1967 में किया गया था। रोवर और रेंजर्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पहला रोवर और रेंजर लीडर सम्मेलन कब आयोजित किया गया? तो यहाँ लीडर की बात हो रही है। रोवर लीडर और रेंजर लीडर का सम्मेलन जो है 1967 में आयोजित किया गया था। पहला जोटा शिविर नई दिल्ली में। पहला जोटा शिविर कब आयोजित किया गया? 1967 में। जोटा की फुल फॉर्म जम्बूरी ऑन द एयर और जोटे की फुल फॉर्म जम्बूरी ऑन द इंटरनेट। अ ड्रीम कैम ट्रू पुस्तक के लेखक कौन है? तो अ ड्रीम कैम ट्रू पुस्तक के लेखक हैं श्रीमती लक्ष्मी मजूमदार। अ ड्रीम कैम ट्रू पुस्तक की लेखक कौन है? श्रीमती लक्ष्मी मजूमदार। अगला सवाल, पहला वायरलेस प्रशिक्षण पाठ्यक्रम कब और कहाँ आयोजित किया गया था? ये 1970 NHQ नई दिल्ली में किया गया था। NHQ मतलब नेशनल हेडक्वार्टर। लॉर्ड रॉबर्ट बैडन पावेल का जन्म कब हुआ था? 22 फरवरी 1857। लॉर्ड बैडन पावेल का उपनाम क्या है? बीपी है या फिर रॉबिन भी बोल देते हैं इन्हें। क्या बोल देते हैं? रॉबिन। लेडी बैडन पावेल द्वारा बैडन पावेल को क्या नाम उपनाम दिया गया था? तो ये दोनों ही नाम जो है लेडी बीपी ने दिए थे, बीपी और रॉबिन। लॉर्ड बैडन पावेल का जन्म कहाँ हुआ था? ये हुआ था पेनिंगटन, लंदन, इंग्लैंड में हुआ था। मृत्यु कब हुई थी? बीपी की मृत्यु हुई थी 8 जनवरी 1941 को। लॉर्ड बैडन पावेल की मृत्यु कहाँ हुई थी? इनकी मृत्यु हुई थी केन्या में। याद रखना कहाँ हुई थी? केन्या में। बैडन पावेल को किस कब्रिस्तान में दफनाया गया था? इन्हें दफनाया गया था सेंट पीटर्स सिमेट्री नायरी में। बैडन पावेल की सेना का कार्यकाल कितने समय का था? तो बैडन पावेल की सेना का कार्यकाल जो था 1876 से 1910 तक था। बैडन पावेल सेना में किस पद पर थे? तो ये थे लेफ्टिनेंट जनरल। सेना के अंदर ये लेफ्टिनेंट जनरल पद पर नियुक्त हुए थे। ठीक है। बैडन पावेल ने कैवलरी के महानिरीक्षक का पद कब ग्रहण किया? महानिरीक्षक का पद इन्होंने 1930 में ग्रहण किया। अगला सवाल, लॉर्ड बैडन पावेल की पत्नी का नाम क्या था? इनकी जो पत्नी का नाम था, जिन्हें हम लेडी बीपी बोलते हैं, उनका पूरा नाम था मिसेस ऑलिव सेंट क्लेयर सॉम्स। क्या नाम था? मिसेस ऑलिव सेंट क्लेयर सॉम्स। ऑलिव सेंट क्लेयर सॉम्स। लॉर्ड बैडन पावेल के कितने बच्चे थे? इनके बच्चे थे 3। लॉर्ड बैडन पावेल के 3 संतानों के नाम क्या थे? 3 संतानों के नाम थे इनके आर्थर रॉबर्ट पीटर बैडन पावेल, हीदर ग्रेस बैडन पावेल और बेटी सेंट क्लेयर बैडन पावेल। आर्थर रॉबर्ट, हीदर ग्रेस और बेटी सेंट। ठीक है। बैडन पावेल द्वारा पहला प्रयोगात्मक शिविर 1907 में ब्राउनसी द्वीप इंग्लैंड के अंदर आयोजित किया गया था और 20 स्काउट्स गए थे इनके साथ में। 247 क्वेश्चन नंबर, बैडन पावेल द्वारा पहला प्रयोगात्मक शिविर कब स्थापित किया गया? 1907 में। कहाँ किया गया? ब्राउनसी द्वीप पे। पहली स्काउट रैली कब और कहाँ आयोजित की गई थी? तो पहली स्काउट रैली जो है 1909 में क्रिस्टल पैलेस लंदन में आयोजित की गई। पहली स्काउट रैली कहाँ आयोजित की गई? क्रिस्टल पैलेस लंदन में। लॉर्ड बैडन पावेल सेना से कब सेवानिवृत्त हुए? तो लॉर्ड बैडन पावेल सेना से 1910 के अंदर सेवानिवृत्त हुए थे। बैडन पावेल और सिस्टर एग्नेस बैडन पावेल द्वारा गर्ल गाइडिंग की शुरुआत कब की गई थी? तो बैडन पावेल और सिस्टर बैडन पावेल द्वारा 1910 के अंदर शुरू की गई थी। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। धन्यवाद। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो कृपया एक बार आप इन्हें अच्छी तरीके से देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और एग्ज़ाम्स अच्छी तरीके से क्वालिफाई करिएगा। धन्यवाद।